कर रहे हैं एक नया चैप्टर, ठीक है। रेशो क्लास नंबर 3 है। रेशो की हमने देखा जाए तो एक वाइवा के अकॉर्डिंग 2 क्लासेस हमने लगा ली थी ना ब्रीफ में, जहाँ पे रेशो का मीनिंग हमने सीख लिया है। एक रेशो का मैंने आपको ये चार्ट बनवा दिया था। अब आपको करना क्या है, जब ये आप पूरा चैप्टर अब स्टार्ट करोगे ना रेशियोज का, रेशियो का चैप्टर स्टार्ट करते हो तो जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं ना, अपने 5, 10 या कुछ 12 पेजेस छोड़ देते हैं फॉर्मूलेस के लिए, इस वाले चैप्टर के लिए आपको कम से कम 15 पेजेस छोड़ने हैं। हो सकता है कि पेजेस वैसे जरूरी नहीं है कि 15 पेजेस ही आपके फिलअप हो जाए, हो सकता है 6-7 पेजेस हो, लेकिन मतलब कम नहीं होने चाहिए बस। तो ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग है यहाँ से रेशियोज का। तो सबसे पहले आपके पास रेशियो वाले चैप्टर में ये चार्ट होना चाहिए। इसके बाद आप कम से कम 14 या 15 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि रेशियो के जितने भी हमने कल ये चार्ट बनाया था, 2 रेशियोज ये हैं, 2 और 4 6 और 4 10 और 5 15 रेशियोज के सारे फॉर्मूले मीनिंग जो भी है इन 15 पेजेस में ही लिख देंगे स्टार्टिंग वाले। फिर इलस्ट्रेशन आपको उन 15 पेजेस के बाद करनी है। तो हम पहली रेशियो शुरू कर रहे हैं। रेशियो का मीनिंग हमने सीखा था कि 2 फिगर्स में रिलेशनशिप बताना, और हमने फर्स्ट रेशियो हमने सीख ली थी एक बार के लिए, करंट रेशियो। करंट रेशियो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी ना उस दिन, पिछली से पिछली क्लास में। करंट रेशियो क्या होती थी, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो मैंने आपको बोला था कि बैंक में अगर लोन लेने जाएं तो मतलब उन चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। आज हम शुरू कर रहे हैं। अब एक बार के लिए याद करें क्या क्या रेशियोज थी। 4 तरह की रेशियोज होती थी। पहली लिक्विडिटी रेशियोज, सोलवेंसी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन सी 4 कैटेगरी हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सोलवेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियोज में 2 होती हैं करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो बोलते हो। तो इसके 2 नाम हैं, 3 नाम है क्विक रेशियो वालों के। तो एक हो गई आपके पास करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, और दूसरी होगी एसिड टेस्ट, लिक्विड या क्विक रेशियो। ये कौन सी है, सोलवेंसीज। उसके बाद आपके पास है, सॉरी सोलवेंसी नहीं थी, लिक्विडिटी रेशियोज। फिर है सोलवेंसी रेशियोज। इसमें मैंने बोला 4 रेशियोज होती हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर आपके पास आती है टर्नओवर रेशियोज 4, आईटीआर, डीटीआर, सीटीआर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और लास्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज करंट रेशियो। आज पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। फॉर्मूले जो मैंने आपको बोला है, सबसे पहले जहां पे चैप्टर स्टार्ट करना है पहले ये वाला पेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पेज आपका यही होना चाहिए, रेशियो की पूरी कैटेगरीज। सेकंड पेज में जो आपको स्टार्ट करना है वो ये है। रेशियोज में सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 को आप बॉक्स में डालेंगे। कैटेगरी 1 क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज। लिखो कैटेगरी 1 जो है आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में फिर नंबर 1 सर्कल में कौन सी होती है, करंट रेशियो, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। और फर्स्ट पार्ट की सेकंड रेशियो जो होती है क्विक रेशियो, या फिर लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। बार बार हमने ये कैटेगरीज बनाते चले जाना है पेपर में, ये अपने नोट्स में ना, ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट थी करंट रेशियो, तो अब हम वही शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला डालना है हमने बॉक्स में। कोई भी इस चैप्टर का फॉर्मूला होगा ना, जितनी भी रेशियोज होंगी वो बॉक्स में डाल दिया करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हमने देखना है करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज होती क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ ऐसे। करंट एसेट्स क्या है, नोट्स अच्छे से बनाना, यही काम आएंगे आपको। करंट एसेट्स क्या है और करंट लाइबिलिटीज क्या है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पता चल गया। पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के बाद हम देख रहे हैं करंट रेशियो या करंट एसेट्स क्या होती है। सबसे पहले करंट एसेट में याद है कौन सा सब हेड होता था, करंट इन्वेस्टमेंट, याद है। बैलेंस शीट में करंट एसेट में पहला सब हेड होता था करंट इन्वेस्टमेंट, तो लिख दो करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसी में साथ में आपने वो भी लिख देना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज? उसके बाद आपके पास क्या होता था, ट्रेड रिसीवेबल, तो लिख दो ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ जाएंगी इसी में। ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट क्या क्या होते हैं, एक तो डेटर्स और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स या फिर बिल रिसीवेबल्स। और क्या होता था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ना आपको एक्सक्लूड करनी है, दो तीन चीजें इन्होंने बोला इस चैप्टर में, इन्वेंट्री में आपने क्या क्या नहीं लेना, तो इन्वेंट्री में क्या क्या एक्सक्लूड करने, एक तो लूज टूल्स, और भी यहाँ पे हमारे पास चीजें थी, ये देखो ये वाली, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये आपने इन्वेंट्री में नहीं लेने। अगर बाई चांस दिया हुआ ना इन्वेंट्री 1 लाख की है जिसमें से 5,000 के ये है लूज टूल्स, तो आपको फिर 95,000 लेने। अच्छा जी, इन्वेंट्री हो गया। उसके बाद क्या लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये पता है आपको क्या कर रहा हूं मैं, करंट एसेट के सब हेड लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट वाला चैप्टर अच्छे से याद कर लिया हमने, ये करंट एसेट्स के सब हेड है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। नहीं नहीं नहीं, ये लोन्स और एडवांसेस हम देते हैं, लेते नहीं है, वो बोरोइंग्स होते हैं जो हम ले रहे हैं। ये हमने लोन किसी को दी है तो वापस भी तो पैसे मिलेंगे ना। और उसके बाद आता था अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट में आपके पास आता था प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एक्रूड इनकम्स। प्रीपेड का दूसरा नाम एडवांस भी होता है, याद रखना है ना, प्रीपेड को एडवांस भी बोलते हैं हम। तो ये आपके करंट एसेट्स हो चुकी हैं। उसके बाद आ जाओ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ पे लेते हैं हम। अब यहाँ पे ये मत याद रखना कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो का बुखार थोड़ा सा अब अपना पीछे छोड़ देना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्यों, क्योंकि हमने विद इन ईयर हमें रीपे करना होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये हो गया। उसके बाद हो गया आपके पास ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिटर्स, एक आता है बिल्स पेबल। अच्छा जी, और क्या आता था हमारे पास यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर एग्जांपल इसका क्या होता था, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स इसकी एक एग्जांपल होती है। और देखना बुक में कुछ और दिया हुआ है, अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख लो एक। अदर करंट लाइबिलिटी में इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस था, यहाँ पे प्रीपेड इनकम लिख दो। प्रीपेड एक्सपेंस की जगह प्रीपेड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
वैसे तो बहुत सारे थे, मैच्योर्ड डिबेंचर्स अगर हो, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड हो, वो सब चीजें लिख लिया। इनमें ना एक काम करना, जैसे हमारा ये टेबल हुआ है ना, ये वाला जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का, इनके नीचे दो दो लाइंस और भी छोड़ देना। बाय चांस कोई और इंपॉर्टेंट आ जाती है करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज, तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए लिखने के लिए। तो दो लाइंस छोड़ के उसके बाद लिखना रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है आइडियल रेशियो, कि करंट रेशियो कितनी आइडियल होगी, ठीक है। तो करंट रेशियो की रूल ऑफ थंब क्या है, 2:1। मतलब कि अगर आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का डबल है ना, तो मतलब वो कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। रूल ऑफ थंब क्या है, 2:1। हर रेशियो का रूल ऑफ थंब 2:1 नहीं होता, हर रेशियो का रूल ऑफ थंब अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के डबल है, तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो अच्छा ऑपरेट कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अपने वो 12-13 पेजेस छोड़ देना कम से कम, फिर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, करंट रेशियो के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये काम करते हैं, लिक्विड रेशियो के भी पहले करना ले, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी एक ही बार कर लो। ये फर्स्ट का सेकंड है लिक्विड रेशियो, इसका दूसरा नेम क्या होता है, क्विक रेशियो, या फिर इसका तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखो, लिक्विड एसिड्स या क्विक एसिड्स। कैसे पढ़ा वो देखेंगे, इसका इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा, इतिहास तो नहीं है, मीनिंग बता दूंगा मैं आपको। लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स, ये वाली जो रेशियो है ना आपका, लिक्विडिटी चेक करना चाहती है कि कैश और कितना जल्दी हो सकता है। ऊपर तो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का मतलब है 12 महीनों के अंदर अंदर आप किसी भी आइटम को, जो ये हमने 7 आइटम लिखे हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विड कहता है भाई इसमें से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो सीनियर सिटीजन टाइप की हैं, मतलब वो पूरे, मतलब देखा जाए 12 महीनों में तो हो सकती है, हमें तो वो एसेट्स बताओ जो जल्दी से जल्दी 2-3 महीनों में हो सकती हो। तो उन्होंने बोला 2-3 महीनों में ना इसमें कोई भी ऐसी एसेट्स जो हो ना जो सीनियर सिटीजन टाइप की हो, जैसे कि इन्वेंट्री, हो सकता है इन्वेंट्री अभी ना बिके 1-2 महीनों में, 6-7 महीने भी तो लग सकते हैं ना बिकने के लिए, तो उसको हटा दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको भी हटा दिया, कह रहे ये सीनियर सिटीजन टाइप के बंदे हैं, इनको हटा दो, हमें तो वो वाली अमाउंट्स बताओ जो जल्दी से जल्दी कैश मिल सके। अगर आप किसी आम बंदे से पैसा ले रहे हो ना, बैंक वालों से तो ले लिया, आपने किसी से पैसा लिया ये सोच के कि भाई 2-2.5 महीने के लिए दे दे, वो कहेगा अपनी रेशियोज दिखाओ, तब आप उसको अपनी करंट रेशियो नहीं दिखाओगे, तब आप उसको लिक्विड रेशियो दिखाओगे। वो बंदा कहता है 1 साल नहीं मैं वेट कर सकता, मैं बैंक नहीं हूं। हम तो वो लोग हैं जो जल्दी से जल्दी के लिए देते हैं, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए। तो वो फिर आपकी लिक्विड रेशियो चेक करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी आपके पास आइटम्स हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, इसलिए उसका नाम पड़ गया लिक्विड या फिर क्विक या फिर एसिड टेस्ट। मतलब आप एक तरह से एसिड टेस्ट कर रहे हो, क्विक टेस्ट कर रहे हो। लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, डिनोमिनेशन में सेम है। इसको डाल दो डिब्बे में। अब हम बात करते हैं क्विक एसेट्स क्या होती हैं। फिर से वही कॉलम बना लेना क्विक एसेट्स का, और यहां पे करंट लाइबिलिटीज का। करंट लाइबिलिटी में सेम लिख देते हैं, लिखो जी सेम। ऐसी चीजें हैं फिर तो जिंदगी कितनी आसान है ना, सेम। लेकिन क्विक एसेट सेम नहीं है, क्विक एसेट का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, देखो दो तरीके हैं, सबसे पहले आप पूरी की पूरी करंट एसेट्स ही ले लो, करंट एसेट्स। अब इसमें से लेस कर दो 3 चीजें, 2 चीजें लेस कर दो, एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैंने माइनस कर दिया, और सेकंड में आप लेस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस को, मतलब कि एडवांस एक्सपेंसेस को। तो ये माइनस करके ये आपके पास जो आ जाएगा ना वो क्विक एसेट्स आ जाएगा। बस फिर ये जो क्विक एसेट्स आएगा डिवाइड कर देना करंट लाइबिलिटीज को,
वो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, और कैसे निकल सकता है, ये वाली सारी आइटम्स देखा जाए तो जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं ना उसको छोड़ देना, प्लस कर दो। ये लो जी, बाकी सारी आइटम्स को ऐड कर दो। अगर मैं बताऊं आपको, ये वाली फोर्थ और फिफ्थ आइटम को छोड़ के बाकी सभी को ऐड कर दो, क्विक एसिड्स बन की बात ही खत्म। तो जब भी आपके पास क्विक एसिड का फॉर्मूला आएगा तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या तो करंट पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी तो करंट एसेट्स में से आपको क्या माइनस कर देना है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा क्विक एसेट्स। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, मतलब करंट एसेट्स का टोटल नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन में डेटा ऐसे दिया हुआ है, अलग अलग आइटम्स दी हुई हैं, तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देना, बाकी सारी आइटम्स को ऐड कर देना, क्विक एसेट्स बन जाएगी। अब उसके नीचे एक और चीज आपको बनानी है, बैलेंस शीट। देख लेना पहले, ये खत्म हो गई बैलेंस शीट, मतलब एक जर्नल चीज बना रहा हूं मैं। बैलेंस शीट हम सीधा कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी नहीं लिखा मैंने, साइड नहीं लिखी, शेयर होल्डर फंड। दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो चीज दी नहीं होती जर्नली, तो मैं तीसरे लिख रहा हूं नॉन करंट लाइबिलिटीज। और तीसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। ये हमने पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट में कर लिया था, और पहली और दूसरी क्लास में भी हमने बैलेंस शीट रिवाइज की थी। इसका अगर मैं बाई चांस टोटल बोल रहा हूं कि 100 है, और एसेट साइड जो हमारी शुरू हो रही है, एसेट साइड, एसेट साइड तो दो ही मेजर हेड होते थे। पहला क्या होता था, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड क्या होता है, करंट एसेट्स। तो इसमें भी बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, 100 होगा ना। सोच के देखो, अब मैं आपको तीन इंफॉर्मेशन देता हूं, मेरे को बताना ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इसका रोल है। क्वेश्चन में बोला हुआ है टोटल एसेट्स 100 है, टोटल लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। ये आपके पास शेयर होल्डर फंड 10 है और नॉन करंट लाइबिलिटी 30 है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की फॉर एग्जांपल मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है 85 और 15। तो करंट टोटल एसेट्स कितनी है, 100, टोटल लाइबिलिटीज कितनी होंगी, 100 ही होंगी ना। अगर टोटल एसेट्स 100 है, टोटल लाइबिलिटीज भी 100 होंगी। अब मुझे करंट रेशियो निकालनी है, मैं कैसे निकालूं, करंट एसेट्स तो दी हुई है 15, अब करंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले 100 आपने ये मान लेना टोटल लाइबिलिटीज है, और उसमें से ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, तो ये दोनों 100 में से माइनस कर देना, 10 और 30, तो ये 60 जो आपके पास आ जाएगी वो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन ये 60 अपने आप से नहीं लिया। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एसेट जो है 100 है, तो टोटल एसेट्स 100 है, क्या चीज, हाँ हाँ हाँ, टोटल एसेट्स अगर 100 है तो टोटल लाइबिलिटीज भी तो 100 होती है ना। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होता है, और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, शेयर होल्डर फंड 10 है, नॉन करंट लाइबिलिटी 30 है। तो देखा जाए तो करंट लाइबिलिटी तो बच गई, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी होंगी इसमें, 60। 100 में से 10 और 30 को माइनस करके ये 60 आ गया। तो क्वेश्चन में कभी ना हिडन इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी होती है। अब हम निकाल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्विक रेशियो का हमने रूल ऑफ थंब नहीं लिखा ना, क्विक रेशियो का रूल ऑफ थंब नहीं लिखवाया मैंने आपको, फिर ये रूल ऑफ थंब किसका था? वो करंट रेशियो का था पहले। जो पहले रूल ऑफ थंब लिखवाया वो करंट रेशियो का था ना, 2:1। तो करंट लिक्विड रेशियो का रूल ऑफ थंब जो होता है वो लिखो आप, ढूंढो बुक में कितना होता है,
1.25 दिया होगा, देखो ध्यान से। दी हुई है कि नहीं दी हुई? ये दी हुई है, 1:1 ली हुई है। पहले एक टाइम पे ये 2:1 भी लेते होते तो रूल ऑफ थंब लिख दो 1:1। तो मतलब अगर आपके पास करंट लाइबिलिटीज के जितनी क्विक एसेट्स हैं तो आपकी कंपनी अच्छी है। रूल ऑफ थंब 1:1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आना। कंप्यूट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, कंप्यूट द करंट रेशियो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 5.9। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इंक्लूड है जिसमें लूज टूल्स। लूज टूल्स पता है क्यों इन्होंने करंट एसेट्स से बाहर निकाला? क्योंकि इसको थोड़ी आप बेचते हो। समझ लो आपके पास छोटे मोटे हथौड़े, हैमर्स वगैरह चीजें नहीं होती, कील वगैरह, ये वो सब चीजें हैं। प्लास लगा लो, पेचकस लगा लो, ऐसी कोई भी चीजें। अब अगर आप उसको करंट एसेट का पार्ट तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच के देखो कि आप उसको बेच के पैसे लेते हो, नहीं, वो तो एक बार खरीद लिए हमने, इसलिए ये इसका रीजन है कि उनको बाहर निकाल देते हैं लूज टूल्स वगैरह को। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। निकालना क्या हमें? करंट रेशियो। करते हैं स्टार्ट, लिखो आंसर। इलस्ट्रेशन 1, पहले फॉर्मूला लिख देना होता है हमेशा। रेशियो को करने का पहला रूल सीख लो, हमेशा पहले जो भी रेशियो पूछिए उसका फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको पता चल सके निकालना क्या है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। डाल दो इसको डिब्बे में पैक करके। अब हम वही निकालते हैं, करंट एसेट्स यहाँ पे निकाल लेंगे, करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे निकाल लेंगे। अलग अलग नहीं निकालना, जो जो आइटम्स आती चली जाएंगी पुट करते चले जाएंगे। सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो है ही नॉन करंट, पहली तो नॉन करंट होगी ना, तो ये तो करंट की कैटेगरी में आई ही नहीं। आगे करंट इन्वेस्टमेंट ले लो 40, करंट इन्वेस्टमेंट 40,000। नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में लेकिन 50,000 की वो इंक्लूड है, तो बाकी 230 रह जाएगी ना। लिख लो इन्वेंट्री, लूज टूल्स माइनस कर देना, वो नहीं लेना होता। 2,30,000। इन्वेंट्री के बाद क्या दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल, ये तो दोनों ही लेते हैं हम, डेटर्स भी बिल रिसीवेबल भी, तो ले लो डेटर्स। डेटर्स कितने के? 1,60,000 के। और बिल रिसीवेबल कितने हैं? 20,000। अच्छा जी, बिल रिसीवेबल के बाद ट्रेड पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज वाली साइड ले लेते हैं। पूरे इकट्ठे ही बता दो ट्रेड पेबल कितने हैं। 1,30,000। उसके बाद आपके पास है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग हम कभी नहीं लेते, हम तो करंट लाइबिलिटीज लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ले लेंगे 50,000 के। करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बता दो कितनी है? 50,000 की। उसके बाद क्या दिया हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तो अभी हमने करंट लाइबिलिटीज में लिखा था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने? उसके बाद कैश किस में आएगा? करंट एसेट्स में आएगा, बिल्कुल आएगा। कितने? 30,000। बस अब टोटल कर दो, टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज। 4,80,000।
ठीक तो है, 480 तो आएगा, 480 आ रहा है ना। और ये आपके पास आ गई 2 लाख। लिख दिया 480 और 2 लाख। तो करंट रेशियो लिख लो। करंट एसेट्स नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतनी मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, नहीं तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर भी आप अपनी जगह छोड़ दिया करो 2 लाइनों की, जैसे आपको करना हो आप ऊपर भी जगह छोड़ सकते हो। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2.4। 2.4:1। तो इस बिल्कुल लिखना है 2.4:1 हो गया ना। तो देखो करंट रेशियो की आइडियल वो रूल ऑफ थंब क्या होता है 2 हो ना, तो ये 2.1 है। अब आपके सामने फिगर्स हैं, अब आप जल्दी समझ सकते हो। आपकी करंट लायबिलिटी है 2 लाख, मतलब आपको किसी को पैसे देने हैं 2 लाख, लेकिन आपके पास अमाउंट है पड़ी 4,80,000। तो कोई भी बंदा आपको हंस के लोन दे देगा, ठीक है। तो इसका एक बार के लिए कमेंट भी लिखना है, कमेंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। पढ़ो, आ जाओ अगले पेज पे। As ideal current ratio should be 2:1, which denotes that current assets of a business should be at least twice of current liabilities। ये तो भी should भी बताया, मतलब रूल ऑफ थंब को एक्सप्लेन किया है। करंट रेशियो ऑफ दिस कंपनी 2.4 है, मतलब बेटर है ना 2 से। Therefore it can be said that short term financial position of the company is satisfactory। ये लिखना है आपको कि कंपनी की जो करंट रेशियो है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज इन टाइम। कंपनी अपने पैसों मतलब रीपे टाइम पे कर सकती है। नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। कंप्यूट द लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विड रेशियो नहीं पूछी इन्होंने, लिक्विडिटी रेशियोज पूछी हैं, यानी कि करंट रेशियो भी निकालो और लिक्विड रेशियो भी निकालो। अगर यहाँ पे लिक्विड रेशियो होता ना तो सिर्फ सेकंड वाली निकालते। चलो जी लिखते हैं फॉर्मूला, फिर से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ फॉर्मूला, हमेशा की तरह करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे करंट एसेट्स लिख देते हैं, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिख देंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ साथ में वर्ड, तो अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ये लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये ले लो 40,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देखो एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे करंट एसेट्स बना रहे हैं ना अगर आप, तो यहाँ पे आप क्विक एसेट्स का भी बना लो और यहाँ पे आप करंट लायबिलिटीज का बना लेना, नहीं तो तीसरी जगह पे बना लेना क्विक एसेट्स का। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्विक एसेट्स में आएगा जी हाँ, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, बात खत्म। तो जो करंट एसेट्स में लिख रहा हूँ वो मैं क्विक एसेट्स में भी लिखता चला जाऊंगा। सेकंड आइटम क्या है, फिक्स्ड एसेट, ये तो नॉन करंट हो गई, इग्नोर। गुडविल इग्नोर। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, जो नेट है वो लेने होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्विक एसेट्स में ले लूं, यस। सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेने। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000 ले लो जी, कैश 80,000। क्विक एसेट्स में भी आते हैं कैश, कैश से बड़ी क्विक एसेट तो कोई और हो भी नहीं सकती, सोच के देखो ना। हमारी डेफिनेशन ही यही है करंट एसेट की, जो कन्वर्ट हो सके कैश में। कैश के बाद क्या है, ट्रेड पेबल, यहाँ पे ले लेंगे हम ट्रेड पेबल कितने, करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद रेंट पेबल है ना, पेबल वाली चीज करंट लायबिलिटी, पेबल है दिन है, करंट लायबिलिटीज। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी, पेबल वाली हमेशा चीज करंट लायबिलिटीज होती है। कोई भी आइटम के आगे अगर आपको पेबल दिख जाए ना, आंखें बंद करके करंट लायबिलिटीज ले लेना उसको। डिविडेंड बताना कितने,
30,000। उसके बाद इन्वेंटरी इन्वेंट्रीज होती है करंट एसेट का पार्ट। इन्वेंट्री देखें कितनी दे रखी है, इन्वेंट्री दी हुई है 3,90,000। क्विक एसेट्स में आएगी इन्वेंट्री, देख लो आप डैश लिख दो, ठीक है ना, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं आता होता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लिख देंगे करंट लायबिलिटीज में। कितनी है? 25,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद क्या दे रखा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी आएगा करंट लायबिलिटी में। 55,000। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, करंट एसेट्स का पार्ट है। ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है इनकम टैक्स। कितना है? 30,000। प्रीपेड एक्सपेंस क्विक एसेट्स में नहीं आता ना, दो ही चीजें नहीं आती, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बस खत्म, करते हैं इसका टोटल। 8,12,3,03,6,90 7,20,000 आ रही है करंट एसेट्स। देखना 7,20,000 आई है। ये नहीं है? यही है। अच्छा, क्विक एसेट्स आपके पास आई हैं 18, 8, 26, 26 और 4 3 3 लाख। 3 लाख हम्म, इन्वेंटरी देना था। करंट एसेट में तो आता है ना, क्विक एसेट में नहीं आता। करंट एसेट्स में तो सब कुछ आएगा, क्विक एसेट्स में नहीं आती, दो चीजें बस। वहाँ 240 और करंट लाइबिलिटीज हैं 80, 8, 3, 11, 11, 12, 12, 2,40,000। बेचारी करंट लाइबिलिटी ठीक है, साइड पे पड़ी है। हम तो करंट एसेट्स के नीचे भी आ जाएंगे, हम क्विक एसेट्स के नीचे भी आ जाएंगे, है ना। दिखा रही नहीं है, ये जल है, पानी है, हर चीज में मिक्स हो जाती है, नींबू पानी में भी, सोडे में भी, दूध में भी। करंट एसेट्स कितनी आ रही हैं? 7,20,000। जब मैं कई बार पिछले बैचेस में बोलता था ना ये तो पानी है, तो बच्चे पता क्या बोलते थे, कहते नहीं नहीं इनको पानी मत बोलो, इनको ना मॉडर्न बोलो, वो ये ऑर्गेनो है, ये पिज्जा में भी डल जाती है और मैगी में भी और पास्ता में भी। तो आप देख लो आपको इसको क्या मानना है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 2,40,000। करंट रेशो आ रही है 3:1। ठीक है जी। उसके बाद हम बनाएंगे क्विक रेशियो। करंट रेशियो तो हो गई, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स हैं 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज हैं 2,40,000। तो ये आपके पास आ जाएंगे 60, 1.25 आएगा, देखना 1.25, मतलब ये कट करके ना दोनों आइडियल रेशियो क्रॉस हो रही है, तो मतलब कंपनी जो है अच्छी पोजीशन में है। तो आपको कमेंट कैसे करना है? एज द आइडियल रेशियो, सबसे पहले आपको लिखनी है ना करंट रेशियो की आइडियल होती कितनी है, आपको आंसर लिखना है एज द आइडियल रेशियो ऑफ, एज द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, बट आवर करंट रेशियो इन दिस क्वेश्चन या ऑफ दिस कंपनी इज 3:1, सो इट इज बेटर। ठीक है, तो आप लिख दोगे कंपनीज करंट रेशियो इज सेटिस्फैक्टरी इन अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन, और ऐसे ही सेम आप क्विक रेशियो का लिख दोगे। क्विक रेशियो जो होती है आइडियल 1:1 है और आपकी 1.25 है। टिक कर दो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप अपने आप करोगे। हाँ, फोर्थ कर रहे हैं हम, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो टेढ़े तिरछे लिख देना इसको, टेढ़ा तिरछा क्वेश्चन सीबीएसई में ऐसे ही आते हैं, लिखा ही हुआ है, सीबीएसई के गाइडेंस नोट में आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो, टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स। हमें फॉर्म
जब भी कोई डेटा नहीं समझ आए ना, सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला लिख दिया करो। करंट रेशियो का लिख दो फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। पहले मैं आपको वर्बली समझाने का मतलब प्रयास करता हूं, फिर आपको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। हमें करंट एसेट्स चाहिए और डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है। टोटल एसेट्स का दिया हुआ है एक तो 1 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड तो लाइबिलिटी साइड की आइटम होती है, ये भी लाइबिलिटी। और नॉन करंट एसेट्स माइनस दो ही तो सब हेड होते हैं, मेजर हेड होते हैं एसेट साइड के, एक करंट एसेट एक नॉन करंट एसेट, फिर उसका टोटल बन जाता है। टोटल दिया हुआ है 1 लाख, करंट एसेट नॉन करंट दी हुई है 50,000, तो करंट कितनी बची? 50,000। प्राची जी समझ आया? बुक में देखो डेटा, टोटल एसेट्स है 1 लाख, उसमें से नॉन करंट एसेट्स है 50,000, तो बाकी करंट एसेट्स कितनी बची? 50,000। तो करंट एसेट्स के ऊपर तो लिखी दो 50,000। अब करंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के देख लेते हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो मैंने क्या कर दिया, 60,000। मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी से, शेयर होल्डर फंड 60,000। और क्या होता है यहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी तो होता है एक हेड, मेजर हेड होता है ना नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो भी दिया हुआ 20,000। जो हमें चाहिए वही नहीं दिया हुआ, करंट लाइबिलिटीज। लेकिन टोटल एसेट्स क्वेश्चन में जरूर दी हुई थी 1 लाख। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में 1 लाख थी, वही की वही टोटल लाइबिलिटीज भी तो होंगी 1 लाख। तो 1 लाख में से बाकी दोनों वो माइनस कर दो, तो बाकी 20,000 जो आपके पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स थी 50,000, करंट एसेट्स भी आ गई थी 50,000। कुछ ना समझ आई, बैलेंस शीट के मेजर हेड बना लो। तो ये 20,000 आ गई करंट लाइबिलिटीज। तो क्या आंसर आ गया, 2.5:1। तो कंपनी बेटर पोजीशन में है कि नहीं है? तो आपको 3 लाइनें लिख देनी है। करंट रेशियो जो आइडियल है वो 2:1 होती है। इस कंपनी की हमारे इस क्वेश्चन में 2.5 है, विच इज ग्रेटर देन 2, हेंस द कंपनी इज इन सेटिस्फैक्टरी पोजीशन। टिक कर दो क्वेश्चन नंबर 4 को। 5 अपने आप करो, हाँ हाँ, आंसर्स नहीं देखने, अपने आप एक बार करके देखो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया है। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं। नॉन करंट एसेट्स में 5 होते थे ना, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये दोनों क्या है, नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स पता है कितने की आ जाएंगी, 540 प्लस 1 10 हो गया, 650, 1,50,000 की आ जाएंगी करंट एसेट्स। 8 लाख में से ये दोनों माइनस कर दो, एक 20 वो आ रही है, 120 आएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आएगी, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी बराबर है। तो टोटल लाइबिलिटी है 8 लाख, उसमें से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दिया 1,20,000। नहीं समझ आता तो बैलेंस शीट के वही 4 मेजर हेड बना दिया करो, बात खत्म। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, वर्बली हो सकता है। प्राची आ गया समझ? 1.2 गलत आ रहा है, 1.25 आ रहा है आंसर। हाँ मैंने आगे नहीं करा, मैंने यही तक करा। हाँ 1.5। ये एक डिजिट तक नहीं कर सकते, आगे भी करना पड़ेगा। कितना? जैसे नहीं 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 1.2 नहीं नहीं, बोला था। तो डेसिमल तो हमेशा 2 चलते होते हैं, कभी भी देख लेना।
कक्षा 5वीं में नहीं करवाया था आपको? कक्षा 5 याद है। कक्षा 5वीं याद नहीं है? तो +1 का तो हमें भी नहीं याद होता, लेकिन वो कक्षा वाली चीजें याद होती हैं। अब ABCD कौन सा +1 में सिखाया था, याद है कि नहीं? फिर नालायक पार्टी देखना। हाँ, क्योंकि उस पे वो व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टा पे भी नहीं चलता ना क ख ग, इसलिए नहीं याद। देखना क्वेश्चन क्लियर है कि बताऊं कुछ कि करंट एसेट्स कैसे निकली थी, करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता होता है एक। अब यहाँ पे देखना, अब थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है। ऊपर तो कैलकुलेशंस का खेल था, ऊपर कोई दिमाग वाला खेल नहीं था अभी तक। दिमाग वाला पहला क्वेश्चन अब आया आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, जिसके ऑप्शन आपको मिलेंगे दो। दोनों ऑप्शन आपने ही बताने होंगे। लोग भी आप ही करोगे, तालियां सिर्फ मैं बजा दूंगा। एक क्वेश्चन पहले मैं बताऊंगा है क्या। करंट रेशियो कह रहे हैं किसी कंपनी की 2:1 है। स्टेट गिविंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड, कह रहे हैं हम आपको 5 ट्रांजैक्शन दे रहे हैं ए से ई, तो कह रहे हैं इनमें से अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपने ये बताना है कंपनी की करंट रेशियो क्या इंप्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या नोट ऑल्टर की चेंज ही नहीं हो रही। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अगर आप करंट लाइबिलिटीज रीपे कर रहे हो तो करंट लाइबिलिटी रीपे करने से क्या हो रहा है कि आपकी करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, लेकिन करंट एसेट्स भी तो डिक्रीज हो रही होंगी ना, कैश भी जा रहा होगा। अब इससे आपकी करंट रेशियो इंप्रूव हो रही है कि रिड्यूस हो रही है कि नोट ऑल्टर है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, एक या दो पार्ट आपको लगेंगे समझने के लिए। जब भी ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो ना, कोई भी आपको अपने आप फिगर ले लेनी है। जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, आप ऐसे ही ले लो 2:1। फॉर एग्जांपल आप मान लो करंट एसेट्स मेरे पास है 2 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटीज मेरे पास है 1 लाख की होगी ना, मैं रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। करंट एसेट्स 2 लाख की है, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की है। इस करंट लाइबिलिटीज में फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 30,000 रुपए। 30,000 रुपए क्या थे, शॉर्ट टर्म लोन्स के थे, क्रेडिटर्स के, जो मेरे को रीपे करने थे, मैंने रीपे कर दिए। देखा जाए अब मेरे पास न्यू करंट एसेट्स कितने की बची होगी, न्यू करंट एसेट्स 1,70,000 की ना, क्योंकि 2 लाख की मेरे पास करंट एसेट है, 30,000 का मैंने कैश पे कर दिया होगा, तो 30,000 170 बच गया होगा। करंट लाइबिलिटी भी तो रीपे हो गई ना, तो ये कितनी रह गई होगी, 70,000। अब इसका आंसर निकाल के दिखाना एक बार, 2 से ज्यादा ही आ रहा है। $2.43 आ रहा है। तो देखो मेरी रेशियो क्या हो गया, इंप्रूव हो गई है। अभी तक मैंने आपको ये पूरा डिटेल में सिखाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सिखाता हूँ एडवांस लेवल का। देखना ये समझ आ गया। बुक में देखते हैं, बुक ने भी कोई डेटा लिया हुआ है। बुक ने देखो ये डेटा लिया हुआ है। अच्छा, बुक ने देखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को तो इधर ही लिया। देखो इन अ सिंपल मैनर इट में बी एज्यूम्ड, जैसे मैंने भी एज्यूम किया था ना 2 लाख, इन्होंने भी यही एज्यूम किया हुआ है 2 लाख और 1 लाख, लेकिन इन्होंने करंट लाइबिलिटीज को 50,000 एज्यूम किया हुआ है। तो देखो उन्होंने 50,000 माइनस किया होगा, तो करंट एसेट्स कितनी बच गई होगी, करंट एसेट्स 2 लाख की थी, और जो मैंने करंट लाइबिलिटी पे किया 50,000 की, तो बाकी करंट एसेट कितनी बची होगी 150, और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की थी, 50,000 रीपे कर दी तो 50,000, तो बाकी देखो रेशियो क्या बची 3:1, तो यानी कि इंप्रूव हो गई। हमारे क्वेश्चन में भी इंप्रूव हुई थी ना, कोई भी डेटा ले लो इंप्रूव ही होगी। ये तो हो गई डेटा की हेल्प से कि सोल्व किया। अब इसका टेक्निकल सुनो क्या चीज होती है। ऊपर देखो करंट एसेट्स 2 थी ना, नीचे करंट लाइबिलिटी 1 थी। आप अगर कोई चीज पे कर रहे हो, आप अगर कोई चीज पे कर रहे हो, या तो ये भी आप जैसे इसको अगर आप 30,000 पे कर रहे थे ना, अगर आप इसको 60,000 पे करते, डबल। अगर आप करंट लाइबिलिटी को जितना पे कर रहे हो, करंट एसेट्स को उससे डबल पे करो, तब तो नोट ऑल्टर आ जाएगा, क्योंकि 2:1 के बैलेंस में आपको प्रोपोर्शनेट में चलाना है ना। यहां पे आपने 30,000 माइनस किया, ऊपर भी आपने सिर्फ 30,000 माइनस किया, तो देखा जाए आपने डबल रीपे थोड़ी किया, तो करंट रेशियो बोलेगी करंट एसेट अभी ज्यादा पड़ी है मेरे पास, तो इसलिए इसका आंसर इंप्रूव निकल के आता है। अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे 30,000 पे किया होता नीचे,
और ऊपर मैंने पे किया होता 80,000, तो यानी कि 30,000 ज्यादा से ज्यादा ना, ये वाली लाइन सुनना अगर आपको समझ में आती है तो, ज्यादा से ज्यादा आप करंट एसेट को डबल से माइनस कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स करंट लाइबिलिटी को कितने से कम कर सकते हो? डबल से। अगर वो 2:1 को मेंटेन रखने, तो भी आपने डबल से नहीं माइनस किया था, बराबर से माइनस किया था 30 और 30,000 से, तो करंट एसेट जो है अच्छी पोजीशन में है। करंट एसेट अब आपके पास जो बच गई थी 1,70,000 और 70,000, तो डबल से भी ज्यादा बची हुई है। करंट लाइबिलिटी तो मेरे पास बच गई थी 70,000, इसका डबल कितना होता है? 1,40,000 ना। तो अगर 1,40,000 तक भी करंट एसेट बच गई होती ना, तो आइडियल रेशियो अभी भी मेंटेन हो रही थी, लेकिन अभी तो इसके पास 1,70,000 बची हुई है, तो यानी कि आपकी आइडियल रेशियो भी इंप्रूव ही हो रही है, यानी करंट रेशियो इंप्रूव हो रही है। सेकंड देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहली बार कर रहे हो, हर रेशियो के ऐसे ही पॉइंट्स निकल के आएंगे, इंप्रूव हो रहा है कि डिप्रूव, कि रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इंप्रूव या डिप्रूव। अब आप मेरे को बताओगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इंप्रूव है कि डिप्रूव है? एक तो मेरे पास करंट एसेट बढ़ रही है फॉर एग्जांपल 50,000 की, और करंट लाइबिलिटी भी तो 50,000 की बढ़ गई। मतलब देखा जाए तो करंट लाइबिलिटी अगर आधी से बढ़ती ना, हाफ से, वही हो गया ना, ऊपर वाले को डबल बोल लो, नीचे वाले को हाफ, ये तो दोनों बराबर हो रही है, तो इससे रिड्यूस हो रही होगी करंट रेशियो, क्योंकि नीचे करंट लाइबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर वो 2 लाख थी तो करंट एसेट हो गई 2.5 लाख, और करंट लाइबिलिटी अगर 1 लाख होती, अब ये हो गई 1.5 लाख। 50,000 से बढ़ी ना, 50,000 से एसेट्स बढ़ गई, या 50,000 से लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। अब देखो क्या ये इसका डबल रहा? अब ये इसका डबल नहीं है, इसका डबल तो 3 लाख होता है ना, इसलिए करंट रेशियो क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, यानी डिप्रूव हो गई है आपकी, है ना। थोड़ा सा और आपको जल्दी से समझ आ जाएगा जैसे 2-3 बार और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना। मतलब देखा जाए ना, ये और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। अगर डबल से चीजें बढ़ रही है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो देखा जाए तो वो मेंटेन हो रही है, अदरवाइज ये देख लेना। उसके बाद है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, करंट एसेट बढ़ रही है ना, पैसा आया होगा, ऊपर की आइटम बढ़ गई करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं हो रहा, ये तो ऑफिस इक्विपमेंट, ये तो एसेट्स है ना, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, लेकिन करंट एसेट बढ़ गई तो ये इंप्रूव कर गई। देखना तीसरे का आंसर है इंप्रूव। इंप्रूव, इसकी एग्जांपल पढ़ के देखो, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश बैलेंस। अगर हम इक्विपमेंट बेचेंगे, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर करंट एसेट बढ़ जाएंगी, एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन करंट एसेट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द सेल ऑफ इक्विपमेंट, इट इज अ फिक्स्ड एसेट, मतलब ऑन करंट लाइबिलिटीज, नो ऑल्टरेशन इन द करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटी उन्होंने वही की वही ले ली 1 लाख, करंट एसेट कितनी ले ली? 2 लाख प्लस जितनी भी बढ़ी, तो मेरी करंट रेशियो बढ़ गई। नेक्स्ट देखते हैं एक फिफ्थ, सॉरी डी, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000, 10,000 वाली चीज मैंने 11,000 में बेच दी, पैसे आए 11,000, करंट रेशियो 11,000 से बढ़ी है ना, करंट एसेट 11,000 से बढ़ी है, करंट एसेट कम भी तो हो रही है ना, इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री कम हो रही है, कैश बढ़ रहा है, यही हो रहा है ना, सामान जा रहा है पैसा आ रहा है, जूते दो पैसे लो, ये वो वाला सीन है ना, तो यहाँ पे जूते दे रहे हैं पैसे आ रहे हैं, तो हम लड़की वाले हैं, कौन से हम लड़की, हाँ ये करी ना लड़की, अब करी ना बात, आप अपनी बहन की शादी में बहुत पैसे कमाओगे देखना। तो यहाँ पे हम लड़की वाले हैं, पैसे आ रहे हैं 11,000 रुपए शगन, ध्यान से देखो, और जो जूता जा रहा है वो 10,000 वाला जा रहा है, तो यानी कि करंट एसेट नेट में 1,000 से बढ़ गई, मुनाफा ही हो गया, तो ऊपर वाली आइटम बढ़ गई, करंट लाइबिलिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये भी इंप्रूव वाला केस है। ठीक है, जूते दो पैसे लो, लड़की वालों की तरफ से सोचने। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर आपकी कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो एक तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन आपकी करंट एसेट कम हो गई, रीपे की है ना, देखो रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रिडीम किया है, कैश तो कम हो गया ना, करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क आया? करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, नॉन करंट लाइबिलिटी में आया होगा ना, तो करंट लाइबिलिटी वही की वही है 1 लाख, करंट एसेट कम हो गई, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा? रिड्यूस, देखना आंसर है इसका रिड्यूस, करंट रेशियो इंप्रूव, डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर इंक्लूडेड इन, अच्छा ये वाला पॉइंट है, पता है क्या इन्होंने मानना है कि डिबेंचर को जो अपन रीपे कर रहे हैं, तो वो नहीं होते थे
मैच्योर्ड डिबेंचर विद इन 1 ईयर, जो डिबेंचर मैंने 10 साल के लिए इशू किए होंगे लेकिन अभी इस साल में हमने उनको रिडीम करना है, तो उसको करंट लायबिलिटी का पार्ट मानते थे। आपको याद नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। जो डिबेंचर होते हैं वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं ना, लेकिन अगर उनको रीपेबल करने की बारी आ गई आज, तो मतलब 12 महीनों से पहले देने हैं ना, तो उसको आप करंट लायबिलिटी में डिनोट करते थे। इसलिए अब करंट लायबिलिटी भी उतने से कम हो रही है, करंट एसेट भी उतने से कम हो रही है। अगर करंट, ये सेम पहले वाला केस है, ए केस, ये सेम ए वाला केस है, सेम ए वाला केस, करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हो, या तो करंट एसेट डबल से कम हो जाती, लेकिन ये डबल से कम नहीं हुई, उतने से ही कम हुई है, तो इसलिए ये इंप्रूव वाला केस है। डेंजर का साइन डालो। ना ये लड़के वालों की तरफ से सोचना है, ना लड़की वालों की तरफ से सोचना है। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5।